करेंगे खबरों का विस्तार से। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और देश के कई मुख्तलिफ इलाकों में भी। इससे पहले इसी तरह छापेमार कार्रवाइयां की गई थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की रेड हो रही है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उसके पिता और भाई से पूछताछ हो रही है। शाहीन के घर पर एनआईए ने दबिश डाली है। यहां शाहीन के पिता और भाई से एनआईए पूछताछ में जुटी हुई है। ये वही शाहीन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत थी और दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से ये पूरा आतंकी मॉड्यूल सामने आया, उसकी एक तरह से मुख्य सदस्य बताई जा रही हैं। और शाहीन क्योंकि एनआईए के रिमांड पर है, 2 दिन पहले रिमांड को 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इस बीच डॉक्टर शाहीन के घर लखनऊ पहुंची है एनआईए की टीम, जहां पर उसके भाई और पिता से पूछताछ हो रही है। डॉक्टर शाहीन का भाई भी रडार पर था। वो एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करता था और जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं उसमें डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज भी इन्वॉल्व बताया जा रहा है। लखनऊ में एनआईए की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की रेड है। एनआईए की रिमांड में फिलहाल डॉक्टर शाहीन है। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। डॉक्टर शाहीन के ताल्लुकात जैश ए मोहम्मद की जमात उल मोमिनात, जो एक महिला ब्रिगेड है, एक महिला संगठन है जो मसूद अजहर की बहन चलाती है, उससे भी पाए गए थे। और यही कारण था कि इस टेरर मॉड्यूल में अहम भूमिका निभाने में डॉक्टर शाहीन का नाम सबसे ऊपर है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शोपियां, पुलवामा, काजीगुंड में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। पंपोर के शंबूरा में भी तलाशी अभियान जारी है। और जहां एक तरफ लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई है, भाई और पिता से पूछताछ चल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के खास तौर पर दक्षिण कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। शोपियां, कुलगाम, काजीगुंड, ये वो तमाम इलाके हैं दक्षिण कश्मीर के जहां पर सुबह से ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और तलाशी ली जा रही है। शोपियां का रहने वाला मौलवी इरफान, उसके घर पर भी तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि नौगाम की एक मस्जिद में ये इमाम था और जिस तरह से नौगाम में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, उसके ठीक बाद इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। शोपियां, पुलवामा और काजीगुंड ये 3 दक्षिण कश्मीर के जिले हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है और यहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए तार अब खंगाले जा रहे हैं। सुबह से ही छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। आतंकी ठिकानों पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। और शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का उसके ऊपर आरोप है। मौलवी इरफान को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार उसके घर पर इस तरह से छापेमार कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमार कार्रवाई हुई है। आतंकी डॉक्टर का आका था मौलवी इरफान और एनआईए की कस्टडी में मौलवी इरफान फिलहाल है। एनआईए की रिमांड पर उसे लिया गया है, पूछताछ उससे हो रही है। और मास्टरमाइंड इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि यहाँ पर नौजवानों को रेडिकलाइज करने का काम ये लंबे समय से कर रहा था। जैश ए मोहम्मद के साथ भी इसके तार जुड़े हुए पाए गए थे और शोपियां का ये रहने वाला था। मौलवी इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, ये वो तमाम लोग थे जो इस आतंकी साजिश में शामिल थे। और इसी के साथ डॉक्टर शाहीन भी इस आतंकी साजिश में मुख्य सरगना बताई जा रही है। और ऐसे में इन मुख्तलिफ इलाकों पर इन तमाम लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। एनआईए आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलवामा से भी अपडेट दे देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में यहां पर भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। पुलवामा की 3 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलवामा, जो कि एक वक्त में हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था, और पूरा दक्षिण कश्मीर और इन दक्षिण कश्मीर के शोपियां, काजीगुंड, पुलवामा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई हो रही है।
एनआईए आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है और संबूरा जो कि पुलवामा में एक इलाका है जहां से आतंक के तार जुड़े हुए बताए गए थे, ये तमाम इलाके जहां पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। और चलिए आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर किस तरह एनआईए की रेड पड़ रही है सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिलाल खान पुलवामा से जुड़े हैं, इरशाद मलिक शोपियां से जुड़े हैं और मंजूर मेरे सहयोगी त्राल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इरशाद का ही रुख कर लेते हैं। इरशाद, जरा बताएं शोपियां में कहां पर छापेमार कार्रवाई हुई और अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया, क्योंकि जो मौलवी इरफान है वो मुख्यतः शोपियां का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इरशाद। इरशाद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं जरा शोपियां में कहां तक पहुंची है ये छापेमार कार्रवाई। चलिए इरशाद से जुड़ते हैं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। बिलाल खान जुड़े हैं मेरे साथ। बिलाल, जरा बताएं सुबह से ही क्योंकि एनआईए छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, अभी तक क्या कुछ डिटेल सामने निकल कर आई हैं? देखिए, अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में 3 मुकामात पर जो ये छापामार कार्रवाई जो एनआईए कर रही है, तो ये दिल्ली जो बम ब्लास्ट है उसके हवाले से जो पूछताछ है यहाँ पर चल रही है। 5 घंटे तक ये छापामार कार्रवाई और तलाशी कार्रवाई जो है ये अंजाम दी गई है। जो डॉक्टर मुजम्मिल है जो कि कोयल का रहने वाला है, उसके घर पर भी छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। तो पहले वहाँ जो तलाशी कार्रवाई घर की ली गई, साथ साथ जो रहने वाले हैं मुजम्मिल के जो लवाकीन हैं, वालिदैन हैं या बाकी लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई। ऐसे ही डॉक्टर जो दूसरा है फैज़ान सोफ़ी है चंदगाम का, तो उसके घर पर भी छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो तलाशी कार्रवाई तकरीबन 5 घंटे तक एनआईए की टीम है, खुसूसी टीम है जिनके साथ सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 घंटे तक यहाँ ये तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई और जो पूछताछ है इन लोगों से वो की जा रही है। यहाँ मैं ये भी बता चलूँ कि इस वक्त जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो फैज़ान सोफ़ी है वो पहले ही एनआईए कस्टडी में दिल्ली में है। इस दिल्ली बम ब्लास्ट के हवाले से जो केस दर्ज है उस हवाले से एनआईए कस्टडी में है दोनों। तो साथ साथ में अगर मलंगपोरा की बात करें तो मलंगपोरा का एक ट्रक ड्राइवर है आमिर, उससे भी जो पूछताछ है और तलाशी कार्रवाई है वहाँ पर भी अमल में लाई गई है। तो तीनों मुकामात पर अगर देखा जाए 5 घंटे तक यहाँ पर सुबह से ही ये जो कार्रवाई है अमल में लाई गई थी और 5 घंटे के दौरान यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो खंगाली गई है। ताहम अभी तक इस हवाले से किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन अभी ये भी देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फ़ोन या दीगर सिम कार्ड ये कहीं जब्त नहीं हो। वो एनआईए की जो प्रेस नोट आएगा शाम वो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी की इसमें गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और 5 घंटे के बाद अगर देखा जाए जो पुलवामा में के 3 मुकामात पर जो छापामार कार्रवाइयाँ चल रही थी वो फिलहाल इख्तिताम पजीर हुई है। ठीक है, बिल्कुल। त्राल का रुख कर लेते हैं। मंजूर मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मंजूर, त्राल में जरा बताएं किस तरह की छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि सुबह जो अपडेट लिया था अब तक क्या लोकेशंस को बदला गया है या फिर अभी भी एनआईए की टीम उन्हीं जगहों पर मौजूद है? मंजूर। हेलो जी जी मंजूर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मंसूर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं जरा त्राल में कहां कहां छापेमार कार्रवाइयां फिलहाल हो रही हैं, क्योंकि सुबह से ही जारी है कार्रवाई। जासमीन, अगर हम बात करेंगे आज शुभ सवेरे जो सोमबूरा पांपोर है वहां पर एनआईए की छापामारी हुई। अगर हम बात करेंगे जो आमिर रशीद नामी इस दिल्ली ब्लास्ट में मुलव्वस पाया गया है उसके घर पर सुबह सवेरे छापामारी की गई है और ये कई घंटों तक जारी है। अगर इस वक्त हम बात करेंगे जो छापामारी है अब जो वो खत्म हो गई है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कई घंटों तक जो एनआईए की टीम है वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स खंगालते रहे, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो खंगालते रहे, क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट में जो मैन एक्यूज्ड है वो आमिर रशीद ही बताया जाता है, क्योंकि जो गाड़ी
ब्लास्ट हुई वो गाड़ी इन्हीं के नाम पर थी। तो इस हवाले से अगर हम कहेंगे तो जो सुबह सवेरे से यहाँ पे एनआईए की रेड पड़ी थी तो कई घंटों तक ये जारी रही और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है खासकर वो खंगाले गए वहाँ पे। लेकिन अभी तक जो डिटेल्स है वो सामने नहीं आई, क्योंकि जो एनआईए का प्रेस रिलीज है वो सामने अभी नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो भी दिल्ली ब्लास्ट से जो भी यहाँ पर भी तार जुड़े हैं तो उसको खंगाला जा रहा है। अगर हम बात करेंगे कश्मीर में कई जगहों पर आज एनआईए की रेड है, ये देखा जा रहा है कि कहाँ से जो इसके तार है वो कनेक्ट है। खासकर अगर हम सोमबूरा की बात करेंगे, पांपोर की बात करेंगे तो जो जिस दिन दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसी दिन आमिर रशीद को पुलिस ने तलब किया था। उसके बाद उसे दिल्ली लिया गया था जहाँ एनआईए ने इसको एक्यूज्ड करार दिया। एनआईए ने की प्रेस नोट वहां से जारी हुई थी जिसमें ये कहा गया था यही मेन कल्प्रिट था जो इसमें इस ब्लास्ट में शामिल था। तो कुल मिलाकर देखेंगे जो एनआईए रेड से अब खत्म हो गई है, लेकिन अभी जो डिटेल्स है वो अभी सामने नहीं आई है। ठीक है मंजूर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इरशाद का रुख कर लेते हैं। इरशाद, जरा बताएं किस तरह शोपियां में छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं सुबह से ही, और बड़ी बात यह है कि जो मौलवी इरफान है वो मेनली शोपियां का ही रहने वाला है और वही मुख्य सरगना बताया जा रहा है, क्योंकि जो तालीम याफ्ता जितने भी वहां पर जनरेशन है, जितने भी लोग हैं, उन्हें रेडिकलाइज करने का जिम्मा इसके ऊपर था। और जैश ए मोहम्मद के साथ इसके लिंक बहुत पहले ही सामने आ चुके हैं, जब नौगाम में वो पोस्टर्स चस्पा किए गए थे जैश ए मोहम्मद के समर्थन में, सपोर्ट में। जैस्मिन, देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी के जो दावा किया था कि मौलवी इरफान जो है वो सबसे जो बड़ा इसमें कारीगर माना गया है, जिन्होंने शुरुआत की थी जो नौगाम श्रीनगर में जो नमाज पढ़ाते थे। तो सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार जो है मेन जो सरगन बताया गया था वो मौलवी इरफान ही है। मौलवी इरफान शुपियान के नादी गांव में रहता है और आज सुबह 6:30 बजे एनआईए ने उनके घर पे रेड डाली है और करीब 10 घंटे तक उनके परिजनों से बातचीत हुई एनआईए की तरफ से, क्योंकि एनआईए ने उनको अपनी तहवील में लिया। 18 अक्टूबर को उनको शुपियान के नादी गांव में गिरफ्तार किया गया था, तो पुलिस के वो तहवील में था। अब उनको एनआईए ने अपनी तहवील में लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बयानात एनआईए के सामने आए हैं, तभी तो इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन शुपियान में चलाया गया। उनके घर पे लगभग 10 घंटे तक छानबीन होती रही और उनके जो परिजनों से एनआईए पूछताछ कर रही थी और वहाँ से क्या कुछ बताया जाए, जैसे कि हमारे सूत्रों से जो खबर है कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उठाए गए हैं, अपनी तहवील में लिए गए हैं। तो ऐसे में एनआईए ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया, क्योंकि करीब 1 महीने का ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। चूँकि इरफान मौलवी सिक्योरिटी एजेंसी के तहवील में था, तो आज पहली बार उसके बाद उनके घर पे छापा डाला गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के संदेश मिल रहे हैं कि इरफान मौलवी ने शायद, जैसे कि छानबीन हो रही थी, कुछ ऐसे सबूतों का जिक्र किया होगा जिस वजह से आज उनके घर पे 6 बजे सुबह ये एनआईए की तरफ से रेड डाली गई। जो कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो दक्षिणी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ये रेड डाली गई है, चूँकि सबसे बड़ा सरगना जो सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार वो यही इरफान मौलवी था, जो वहाँ पे नमाज पढ़ा रहा था श्रीनगर के नौगाम, और वहाँ पे उन्होंने जैश मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उनके पोस्टर चस्पा किए थे। उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको दबोच लिया, तो उसके बाद जो है तमाम डॉक्टर जो बड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड डॉक्टर जो है, उनका नाम सामने आया और जिसके बाद इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म करार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दक्षिण कश्मीर वंस अपॉन अ टाइम इट वाज नोन एज द हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी, और चाहे हम पुलवामा की बात कर लें या हम शोपियां की बात कर लें, कुलगाम की बात कर लें, काजीगुंड, ये पूरी बेल्ट है जहां पर मिलिटेंसी एक वक्त में चरम पर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता एंड स्पेशली पोस्ट आर्टिकल 370 यहां पर चीजें काफी हद तक बदली। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि चीजों का बदलना सिर्फ एक इल्यूजन था, क्योंकि अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा था। उसका सबूत यहां से मिला कि शोपियां का एक मौलवी नौगाम में बैठकर जैश ए मोहम्मद के साथ कांटेक्ट करता है, तालीम याफ्ता लोगों को, ऐसे लोगों को जो समाज में पढ़े लिखे हैं और एक तरह से एक सम्मानित प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कहीं अंडर द लेयर्स हो रहा था। अगर देखा जाए जो जम्मू कश्मीर का खासकर पुलवामा और ये काफ़ी हॉट बेड रहे हैं मिलिटेंसी के,
और पुरतशद्दुद जो वाक़ात है इन दोनों अजला में काफ़ी देखने को मिले थे। लेकिन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद काफ़ी हालात में काफ़ी सुधार आया था, काफ़ी चेंजेस आए थी और हमने देखा था कि पुलवामा हो या शुपियान या त्राल में वो तिरंगा रैलीज़ का एहतमाम किया जाए। लेकिन एक दफ़ा अगर देखा जाए जो रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश जो की जा रही थी इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में दोबारा कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान की जानिब से कोई कोशिश की जा रही है मिलिटेंसी को दोबारा बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें हमने यही देखा, चाहे शुपियान का मौलवी हो या फिर पुलवामा का डॉक्टर उमर हो या डॉक्टर मुजम्मिल हो, कोशिश ये भी रहती है कि इन नौजवानों को या इन रिलीजियस प्रीचर्स को दोबारा मिलिटेंसी की तरफ धकेला दिया जाए और बाकी लोगों को इसकी तरफ प्रभावित किया जाए ताकि बाकी नौजवान जो है जो इस वक्त इस से काफ़ी दूर है उनको दोबारा इस फील्ड में लाने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी एक पहल है कि वाइट कॉलर टेररिज्म को दोबारा पनपने की कोशिश यहाँ पर कश्मीर में की जा रही है। तो ये भी एक कोशिश है, चाहे पाकिस्तान या बाकी लोगों की है, ये इनकी कोशिश है कि दोबारा मिलिटेंसी को यहाँ पर जन्म दिया जाए और ऐसे नौजवानों को या ऐसे मौलवीज को सामने लाया जा रहा है जिनकी इमेज जो है वो बाकी पर पड़े। जी बिल्कुल। मंसूर, ज़रा आप ये बताएं एक बार कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात सामने आए थे और यही कारण था कि यूएपीए के तहत जमात इस्लामी जैसे संगठनों को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया, स्पेशली फॉर रेडिकलाइजिंग यूथ और रेडिकलाइजिंग वल्नरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के थे। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ सालों के बाद इसी तरह के मिले जुले मॉड्यूल्स सामने आ रहे हैं जो टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो समाज में प्रतिष्ठित है, जिनके ऊपर शक बहुत कम जा सकता है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कैसे रेडिकलाइज हो सकता है जो एमडी कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से इस बात का खुलासा हुआ है कि हम जो हथियारबंद आतंकवादी हैं उनसे तो निपट ही रहे हैं सीमा पर, लेकिन ये अंदर खाने इस तरह के मौलवी या इस तरह का कुछ पढ़ा लिखा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, खास तौर पर दक्षिण कश्मीर का, वो रेडिकलाइज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे दफा 370 से पहले जो यहाँ पे हालात थे वो अलग थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, यहाँ एक जमाना था जब स्टोन पेल्टिंग से निपटना था और मिलिटेंसी से निपटना था, लेकिन अब ऐसा ऐसा वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन जो ही दफा 370 हटाया गया उसके बाद यहाँ हालात में बहुत सुधार आया। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो स्टोन पेल्टिंग है वो खत्म हो गई है, ये मिलिटेंसी का ग्राफ भी बहुत कम हो गया है। इसके साथ साथ अब जो ये मिलिटेंसी को फरोग देने वाले हैं वो अब इन तबकों पर अपना निशाना बना रहा है जो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं जिन पर कोई शक न हो। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, ये उन नौजवानों को कोशिश कर रहे हैं इस दायरे में लाने की जो जिन पर शक न हो, जो मिलिटेंसी से इससे पहले वाबस्ता ना हो, स्टोन पेल्टिंग में वाबस्ता न हो। तो ये एक बड़ी कोशिश है इन नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने की। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो पुलिस और दीगर एजेंसियां है वो इस पर काम कर रही है। तो पिछली बार ही त्राल में एक जैश मोहम्मद से एक जो नंबरदार को पकड़ा गया। जो नंबरदार था वो इलाके में सॉफ्ट बंदा, अच्छा बंदा था, लेकिन जो ही उसके कब्जे से 2 ग्रेनेड और कुछ डेटोनेटर मिले, तो उसके बाद ये लगा कि ये ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो मतलब समाज में अच्छे हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम एजेंसीज की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, पुलिस अपना जो काम है वो अपनी तरफ से जारी रखे हुए है, क्योंकि वो चाहती है, हर किसी पर उनकी नजर है। अगर हम बात करेंगे, इस इलाके में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी रहती थी, लेकिन आज अगर हम देखेंगे, आज इस इलाके में बहुत कम जो मिलिटेंसी के ग्राफ है, पूरा ग्राफ मंजूर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं इस चीज को दोबारा रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही हैं। इरशाद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि शोपियां और पुलवामा दक्षिण कश्मीर के वो 2 ऐसे जिले जहां पर मिलिटेंसी बहुत ज्यादा होती थी, आतंकवादियों का कहीं ना कहीं एक वक्त में पीक इंसर्जेंसी पीरियड में ये उनका घर एक तरह से रहता था। ऐसे में आज के समय में पोस्ट 370 मकामी लोगों का क्या रिएक्शन है जब ये माना जा रहा है कि लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं, इंतखाबातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, परसेंटेज इतनी ज्यादा निकल कर आ रही है, वोटिंग परसेंटेज, और ऐसे में अब दोबारा जब इसकी रिवाइवल की इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, ऐसे में मकामी लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका इन मौलवियों की तरफ या फिर ऐसे लोगों की तरफ जो ये डॉक्टर्स हैं लेकिन रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, खुद को उड़ा दे रहे हैं, फिदाइन बन जा रहे हैं, मकामी लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं?
देखिए जस्मीन, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसा कि आपने जिक्र किया है, पुलवामा और शुपियान यकीनी तौर पे अगर देखा जाएगा 2018 से 19 तक भी शुपियान और ज़िला पुलवामा जो है मिलिटेंसी के लिहाज से हसास तरीन ज़िले रहे हैं और यहाँ पे हॉट बेल्ट रहा है। तो उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो बुरहान ब्रिगेड ने जो यहाँ पे लड़कों को जोड़ा था, वो ब्रिगेड ख़त्म होने के बाद जो है हालात जो है यहाँ पे सामान्य हुए। और उसके बाद जो है अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि हाइब्रिड टेररिज्म को कैसे पनपने देना है, ये बड़ा एक चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्योंकि पहले जो मिलिटेंट हुआ करते थे वो खुले आम वेपन के साथ घूमते थे, लेकिन इस तरह के वेल एजुकेटेड मिलिटेंसी में घुसना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान है। तो पहले जो है ये कहा जा रहा था कि अनपढ़ लोग उसमें घुस रहे, लेकिन जब भी हम आज इरफान मौलवी के घर पे जब छापा पड़ा तो वहाँ पे जो है तो वहाँ पे जो लोग थे वो घरों में सहम के रह गए हैं और किसी तरह का वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन पहले अगर इस तरह की गिरफ्तारियां यहाँ पे अमल में लाई जाती थी तो यकीनी तौर पे पुलिस, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, उन पे सिटून पेल्टिंग हुआ करती थी। तो जैसे कि मंजूर भी कह रहे थे कि 370 हटने के बाद अब हालात जो है तब्दील हो चुके हैं। अब नए तरीके से जो है मिलिटेंसी को पनपने की कोशिश हो रही है। और आज इसी तनाजुर में जिस तरह के यानी कि दिल्ली धमाके के बाद जो है सक्रिय और ज़्यादा सख्त हुई है एनआईए, एसआई की टीम या पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और तमाम जो एजेंसीज है वो सक्रिय हुई है और लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर ये तार जो है पूरे दक्षिणी कश्मीर से फिर एक बार जुड़ने शुरू हो गए, क्योंकि एक नाम जो है जो साउथ कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर सबसे बड़ा की पॉइंट है, यही सबसे बड़ा की पॉइंट है इस जांच का कि दिल्ली ब्लास्ट के जो तार हैं वो सीधे सीधे कश्मीर और खास तौर पर दक्षिण कश्मीर से जुड़े हुए हैं। और दक्षिण कश्मीर किस तरह से आतंकवाद के लिए बदनाम था प्री 370 एरा या फिर पोस्ट 370 के बाद जो हालात बदले, उन हालातों में भी अगर अंदर खाने रेडिकलाइजेशन का धंधा यहां पर चलाया जा रहा है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज है। क्योंकि तालीम याफ्ता लोगों की पहचान करना, ऐसे लोगों की पहचान करना जो समाज में सम्मानित हैं और फिर इस पूरे नेटवर्क का भांडा फोड़ करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बना हुआ है। बहरहाल एनआईए की रेड लगातार जारी है। इरशाद, बिलाल और मंजूर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। और